नमस्कार साथियों, आज बीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते क्या हैं उसके बारे में पहले हम समझेंगे कि ऑर्गेनोमेटालिक के अगर नाम से हम लोग देखें अगर यहाँ पे, तो ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं वो हो गए आपके। मेटालिक मतलब कौन मेटल, जितने भी धातु होते हैं वो सब, ठीक है ना। तो जब दो कार्बन जब मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक तत्व जो होते हैं मिल के कंबाइन करके जब कोई भी यौगिक बनाते हैं तो ऐसे यौगिक को हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली एक बात की जाए, मान लीजिए कोई भी कार्बन कंटेनिंग मालिक्यूल है, ठीक है, जैसे कार्बन कोई कंटेनिंग मालिक्यूल है और ये किसी भी मेटल के साथ अगर कंबाइन कर ले रहा है, ठीक है, तो ऐसे हम कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यही चीज़ देख सकते हैं, द कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट वन केमिकल लिंक बिटवीन अ मेटल एंड अ कार्बन एटम फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मालिक्यूल आर नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही बताइए देख कि मतलब काफ़ी कोई भी मालिक्यूल है जिसमें एक कार्बन हो और एक धातु हो, उनके बीच में कोई अगर बॉन्ड पाया जा रहा है, कोई बॉन्ड में बन रहा है, तो अगर ऐसे कंपाउंड है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है ना। द कार्बन एंड मेटल आर कोवेंटली बॉन्डेड एंड मेटल लिंक में कंसिस्ट ऑफ एल्काइल मेटलॉइड एंड ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो कोवैलेंट मेटल और जो कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, और जो आपके मेटल होते हैं वो आपके धातु हो सकते हैं या फिर धातु और धातु के बीच में जो सड़ी जाती हैं वो हो सकते हैं, और आपके ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ठीक है ना। ये ट्रांजिशन मेटल संक्रमण तत्व जो होते हैं ये सब मेटल हो सकते हैं। दीज कंपाउंड आर प्रीफिक्स्ड विथ ऑर्गेनो बिफोर देयर नेम एंड कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ऑर्गेनिल कंपाउंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया जाता है कि जो ऐसे का कंपाउंड है तो उसके पहले हम लोग प्रीफिक्स मतलब पहले हम लगा देते हैं ऑर्गेनो, ठीक ना। जैसे कोई कंपाउंड है अगर उसमें अगर मेटल जुड़ा हुआ है उसके साथ कार्बनिक कंपाउंड है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वैसे मालिक्यूल के जब नामकरण कर रहे हैं तो उसके पहले हम ऑर्गेनो लगा देते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ दीज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। अब अगर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की हम स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम स्टडी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में सिंपल सी बात है उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो गिगनार्ड रिएजेंट, अगर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की बात की जाए तो गिगनार्ड रिएजेंट जानते हैं, जैसे आप जानते होंगे RMgX, ठीक है ना। ये बेसिकली होता है गिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है ना, जहाँ पे आप आपका कोई भी यहाँ पे एल्काइल एराइल जो हो सकते हैं। मैग्नीशियम आपका मेटल ही है, ठीक है ना, जो आपका यस और यस ब्लॉक के एलिमेंट में आता है, ठीक है ना, और एक्स आपका हैलोजन होता है, ठीक है ना। तो ये आपके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं। दूसरा आपका हो सकता है गिलमान रिएजेंट, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं कॉपर, वो इसके साथ बॉन्ड बना के ये बनाता है। यहाँ पे डाई मिथाइल मैग्नीशियम है, ठीक है ना, तो ये आपका मैग्नीशियम के साथ बनाता है बॉन्ड। ये ट्राई इथाइल बोरेन है, फेरोसिन है, कोबाल्टासिन है, ठीक है ना। इस प्रकार से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। जो फेरोसिन का अगर संरचना हम लोग देखेंगे तो फेरोसिन की संरचना कुछ ऐसे बनती है, आयरन रहेगा, ऊपर आपका एक पेंटागोनल स्टेट में संरचना रहेगी कुछ आपकी यहाँ पे इस प्रकार से रहेगी, ठीक है ना। ये आपके इसको बोलते हैं फेरोसिन बोलते हैं, और इसको हम सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं क्योंकि आप एक ही तरीके के दो कंपाउंड हैं और उन दोनों के बीच में आयरन पाया जाता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग सैंडविच भी कंपाउंड बोलते हैं। और कोबाल्टासिन का भी हिस्से में ही होता है, जहाँ पे आयरन होता है वहाँ पे आपका ये आपका यहाँ पे कोबाल्ट हो जाता है, ठीक है ना, बाकी सब कुछ ये सेम रहती है, ठीक है ना। ये आपका कोबाल्टासिन होता है। तो इस प्रकार से ऐसे कंपाउंड कोई भी अगर हैं तो उसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज एज फॉलो, ठीक है ना। इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं देख लीजिए। मेन ग्रुप मतलब आपका एस और पी ब्लॉक के जितने भी होंगे वो आपके मेन ग्रुप में आते हैं। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ जब आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं मेन ग्रुप के एलिमेंट, ठीक है ना। जैसे आप जानते होंगे मेन ग्रुप में अगर देखेंगे आप लोग बेरिलियम, जैसे आपका जो गिगनार्ड रिएजेंट जो होता है वो आपका आता है RMgX होता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम आप जानते हैं सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होता है ये, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे यस और ये आपका यस ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो इस प्रकार से ऐसे कंपाउंड अगर आ रहे हैं तो इससे हम बोलेंगे मेन ग्रुप के एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये आपका गिगनार्ड रिएजेंट उसमें हो जाता है। ट्रांजिशन मेटल में आपका जो गिलमान रिएजेंट था वो आ जाएगा, क्योंकि
इट इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इजी एग्जाम्पल के तौर पर गिलमान रीजन, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट होते हैं वो आते हैं ट्रांजिशनल मेटल वाले में, ठीक है ना। तो अब ट्रांजिशनल मेटल में देखेंगे आप लोग, जो गिलमान रीजन था CuLi था और R2 था, ठीक है ना। ये ऐसा कुछ था यहाँ पे, ये आपका गिलमान रीजन होता है। तो जो कॉपर होता है यहाँ पे, ये आपका ट्रांजिशनल मेटल होता है और डी ब्लॉक में आता है, तो ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तीसरा आपका आता है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, ठीक है ना। तो जब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो सीरीज होती है, जिसे हम लोग इनर ट्रांजिशनल मेटल बोलते हैं, इनके साथ अगर कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मेटल के थ्रू बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे हमको बोलते हैं लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड की सीरीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका यूरेनोसिन इसका एक एग्जाम्पल इसका है कि लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड मेटलोइड का, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। ये ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड को 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका मेन ग्रुप होता है, तीसरा आपका ट्रांजिशनल मेटल होता है और तीसरा आपका लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्ड टाइप द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड कैन बी डन एज फॉलो, ठीक है ना। अब बॉन्ड फॉर्मेशन के आधार पे जैसे पाई बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, और हो सकता है किसी में सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बनते हैं, तो उसके बेसिस पे इसको भी हम लोग कुछ और भागों में इसको बांट सकते हैं। तो पहला इसमें आता है आपका सिग्मा बॉन्ड। मान लीजिए कोई कंपाउंड है, उसमें सिग्मा बॉन्ड कुल बन रहा है, तो वो कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। इन दिस कंपाउंड ए सिग्मा बॉन्ड लिंक द मेटल एंड कार्बन एटम, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कार्बन और मेटल जो होंगे उनके बीच में केवल सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे भी जितने भी कंपाउंड आगे वो सिग्मा बॉन्डेड की क्लासिफिकेशन में आएंगे, ठीक है ना। उनका सिग्मा बॉन्ड जो वर्गीकरण होगा उसमें सब आते हैं ये, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे गिग्नार रिएजेंट होता है आपका, ठीक है, RMGX जो होता है, ठीक है ना। ये आपका गिग्नार रिएजेंट होता है, इसमें केवल सिग्मा बॉन्डेड पाए जाते हैं। जहाँ पे आप जानते हैं R आपका एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप हो सकता है, मैग्नीशियम आपका मेटल ही है, ठीक है ना। और आपका जो X आपको होता है वो हैलोजन है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्डेड एटम होते हैं, ठीक है ना। ये आपका भी है, ये सारे सिग्मा बॉन्डेड एटम होते हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। अब पाई बॉन्डेड देख लेते हैं। दीज कंपाउंड आर मेटालिक कंपाउंड विथ एल्केन, एल्काइन, बेंजीन एंड अदर रिंग कंपाउंड। सच ए कंपाउंड है पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द लिगेंड इन्वॉल्व इन द बॉन्ड मेटल एंड लिगेंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया जाता है कि जितने भी मेटल होते हैं, जैसे मैंने आपको कोबाल्टासिन और फेरोसिन जो बताया गया था, उनमें आप लोग देखोगे उसमें पाई बॉन्डेड पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपाउंड होता है, कुछ ये आपका कुछ बेंजीन रिंग मान लीजिए हो जाती है कुछ इस प्रकार से। अब इसके साथ आयरन जुड़ जाए और कुछ इस प्रकार से वापस जुड़ जाए, ठीक है ना, ये हो जाए, तो ये आपका जो कंपाउंड होंगे ये पाई बॉन्डेड होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऐसे कंपाउंड होते हैं, इनको हम लोग हेप्टिसिटी भी निकालते हैं, फिलहाल वो चीज़ आगे की है। तो सम एग्जाम्पल आप इंक्लूड फेरोसिन, ठीक है ना, आपको बताएगा कोबाल्टासिन फेरोसिन जो होते हैं वो आपके पाई बॉन्डेड होते हैं। डाइबेंजीन, ठीक है ना, जो आपके 2 बेंजीन आपको डाइबेंजीन क्रोमियम हो गया आपका, और जीसस साल्ट, ठीक है ना, ये आपके पाई बॉन्डेड कंपाउंड है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। यानी आपके नहीं, ये आपका ईटा होता है, ये आपका कुछ इस प्रकार से बताया ना, ये ईटा, ये एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मान लीजिएगा आप लोग ये आपका कुछ जैसे हमने बनाया था फेरोसिन, ठीक है ना, ये फेरोसिन कुछ हम लोगों ने बनाया था इस प्रकार से, ये FI था, वापस कुछ इस प्रकार से था ना FI। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि N लिख लीजिए, जैसे 5 कार्बन है ना, यहाँ पर अगर देखोगे फिर ये इस रिंग में 5 कार्बन होते हैं, तो N के आगे 5 लिख के यहाँ पे जो इसकी संरचना होगी, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं सिंपल से, ठीक है ना। तो यही हम बताया जाए कि N जो बताया जाता है, ये इसके लिए N जो ईटा है, ये N जो है ईटा बताया जाता है ना, इसका नामनक्लेचर करते हैं, ठीक है ना। तो N के आगे हम 5 लिख देंगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला जो होता है वो लिख देते हैं, तो पता चल जाता है कि आपका जो कंपाउंड है कौन सा है, ठीक है ना। इसका एक बोले तो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है ये। ईटा इज ए ग्रीक लेटर along with member that represent the number of carbon atom bonded to the metal in these compound, ठीक है ना। If 2, 5, 6 carbon atom are the metal in the compound, they can be written in 1 2 n 1 2 और ईटा है, ये आपका ईटा है, ईटा 5, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। एंड N6 ये आपका ईटा वापस ये ईटा ही है, ठीक है ना। प्रीफिक्स के तौर पे जैसे आपका कोई कंपाउंड होता है उसके प्रीफिक्स के तौर पे हम लिखते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है ना, हम सिग्मा पाई हो गया। अब कुछ ऐसे भी कंपाउंड होंगे जिसमें आपका सिग्मा पाई बॉन्ड दोनों बनता है, तो इसमें हो सकते हैं दीज मेटल कार्बोनिल कंपाउंड दैट हैव द सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड एंड आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सच एज कंपाउंड यूजुअली हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम, ठीक है ना। अब ये कंपाउंड हो सकते हैं जैसे मान लीजिए आपका FeCO5, ठीक है ना, CO5, ये आपका कुछ ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें कार्बन जिससे मेटल होंगे
उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा 0 होगा, वैसे कंपाउंड यूजुअली आपके सिग्मा और पाई बॉन्डेड बनाते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम इसको, ऑर्गेनिक मटेरियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टेट, ठीक है, अवस्था क्या क्या उनकी होगी, सॉलिड स्टेट होंगे कि लिक्विड स्टेट होंगे, तो इनकी ये बात करी जाएगी यहाँ पे। ऑर्गेनिक मटेरियल कंपाउंड जनरली अकर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, जनरली आपके लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, एंड लार्जली इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है, मेनली विथ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप आर दैट हैविंग इन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जाए कि जो इनकी अवस्थाएं होंगी वो सामान्यतः लिक्विड स्टेट में होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब सॉल्युबिलिटी देखें हम लोग, दीज कंपाउंड आर वाटर इनसॉल्युबल बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर, ठीक है ना। अब इनकी जो पानी में होता है इनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि पता ही होगा ऑर्गेनिक जो होते हैं वो आपके पोलर सॉल्वेंट होते हैं और ये आपका नॉन पोलर होते हैं। और जो ऑर्गेनिक बेसिकली आप समझिए इस चीज़ को, ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में नहीं घुलते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी होंगे लगभग उसमें घुल जाते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को जैसे जो आपका ईथर हो गया वहाँ पे घुल जाएगा, ठीक है ना। मेटल कार्बन बॉन्ड, दीज कंपाउंड हैव स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखिए मेटल और कार्बन के बॉन्ड, कार्बन की जो बीच बॉन्ड पाई जाएगी वो कोवेलेंट बॉन्ड पाई जाती है, ठीक है। रिएक्टिविटी, दीज कंपाउंड, सक्रियता बोलेंगे इसको, ठीक है ना, दीज कंपाउंड स्ट्रांगली रिएक्टिव दैट इज वाई दे आर प्लेस्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जिसकी वजह से इन्हें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखा जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5, ठीक है ना। यहाँ बताया जाए कि जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 होती है इन दीज कंपाउंड, बट इन द मोस्ट मेटल इट इज बिलो द 2 पॉइंट, ठीक है, 2 के नीचे, ठीक है ना। यहाँ पर कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 होती है, लेकिन जितने भी मेटल होते हैं इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2 से लगभग नीचे ही होती है, ठीक है ना। रिड्यूसर, दीज कंपाउंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट व्हेन फॉर्म्ड बाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ठीक है ना। जब देखिए, जब जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे जब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ इनकी बॉन्डिंग होगी तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, दीज कंपाउंड हैव हाई वोलेटाइल एंड बर्न इजिली व्हेन प्रोड्यूस्ड बाई एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया जाए कि ये काफ़ी कम, देखिए ये वोलेटाइल मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, ये अपने आप को तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा क्षणिक अवस्था में रहते हैं और कभी भी ये मतलब कभी एक अवस्था में रह ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। ये तुरंत किसी रिएक्शन में जाएंगे और तुरंत अपना इनकी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया दीज कंपाउंड हैविंग हाई वोलेटाइल एंड बर्न इजिली व्हेन प्रोड्यूस्ड बाई एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ठीक है, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। अब जानते हैं सोडियम जो होता है, आप अगर उसको रखने के लिए जानते हैं तो तरीका क्या होता है, वो केरोसिन केरोसिन रखा जाता है। अब केरोसिन से जैसे ही बाहर निकालते हैं अगर पानी में डालेंगे उसको तुरंत तो बर्न कर जाता है, ठीक है ना। तो यही से बताया जाता है कि काफ़ी वोलेटाइल नीचे होता है, काफ़ी इजिली ये काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन भी इसकी करती है, ठीक है ना। टॉक्सिसिटी, दीज कंपाउंड स्पेशली दैट आर वोलेटाइल काजेस टॉक्सिसिटी इन ह्यूमन, ठीक है ना। अब ये बताया जाता है कि जो कंपाउंड, ये देखिए वोलेटाइल टॉक्सिसिटी उन्हीं में होगी जो कंपाउंड वोलेटाइल होते हैं, ठीक है ना। अब जो वोलेटाइल होते हैं वो काफ़ी टॉक्सिक होते हैं ह्यूमन के लिए, ठीक है ना। तो ये बताया जाता है यहाँ पे। तो एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर इंटरमीडिएट दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो बनते कहाँ से हैं, जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे, ठीक है, उन्हीं से अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे तो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। दे आर वाइडली एम्प्लॉयड इन द मेडिकल फील्ड, ठीक है ना। अब इनका बहुत ज़्यादा उपयोग मेडिकल फील्ड में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इन मॉडर्न सर्जिकल प्रोसीजर सिलिकॉन रबर आर यूटिलाइज्ड फॉर बॉडी पार्ट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। जैसे आप जानते होंगे किसी को कुछ हो जाता है तो बॉडी पार्ट खराब हो जाते हैं, ठीक है, हाथ किसी का टूट गया है, कुछ हो जाता है तो कर फट जाता है, तो आप देखोगे कोई सिलिकॉन का जो लगाते हैं हाथ में लगाए घूमते रहते हैं, तो वो सब चीज़ें इन्हीं से बनाई जाती हैं, ठीक है ना। जो सिलिकॉन को हाथ में एक्स्ट्रा लगाते हैं तो वो सब चीज़ें इसी के द्वारा लगाई जाती है, ठीक है ना। दे कैन बी यूटिलाइज इन मेटल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। अब इसका हम लोग मेटल को शुद्धिकरण करने के लिए भी प्रयोग करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को। दे कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ठीक है। इनका प्रयोग हम
मैग्नीशियम एंड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इन फार्मिंग दे कैन बी यूटिलाइज एज फॉर सीड ट्रीटमेंट टू अवॉइड इमेच्योर प्लांट इन्फेक्शन, ठीक है ना। इनका हम खेती में भी प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बीज वगैरह हैं, उनका इमेच्योर हो गया, मतलब उनका कुछ मतलब पहले ही मैच्योर नहीं हुए हैं, उसके पहले ही कुछ इन्फेक्शन आ गया है, तो उनको हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के द्वारा, ठीक है। दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर मेडिकल ड्रग्स सच एज सिस्प्लेटर, ठीक है ना। इनका हम उपयोग मेडिकल दवाइयों, मतलब जो दवाइयाँ होती हैं उनका उपयोग बनाने के लिए भी उपयोग करते हैं। जैसे करते हैं जो सिस्प्लेटिन होता है, आप लोग जानते होंगे, ये आपका कैंसर के इलाज में भी उपयोग करते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फेरोसिन दैट इज यूज्ड फॉर द सॉइल रिमेडिएशन, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड हर्बिसाइड एंड फंगिसाइड इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक मटेरियल कंपाउंड का हम लोग हर्बिसाइड में हर्बिसाइड के तौर पर प्रयोग करते हैं, और क्रॉप का प्रोडक्शन सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी करते हैं कि कुछ इसमें कोई भी हानि न हो। इनके लिए हम फंगिसाइड होता है जो कवक नाशक होते हैं ना, कवक नाशी बनाने के लिए करते हैं। अब ये आपका शाक नाशी, घास जो बढ़ जाती हैं, तो उन सब से मतलब खेती को बचाने के लिए भी हम ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है।